गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे पद परिचय, जिसमें से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अव्यय। तो हम जानेंगे अव्यय की परिभाषा और साथ में उसके प्रकार। तो देखिए, अव्यय देखिए और समझिए। देखिए, अव्यय शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है। अव्यय शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है। ए प्लस वे, ए प्लस वे। ए का अर्थ होता है अभाव और वे का अर्थ होता है खर्च होना। ए का अर्थ होता है अभाव और वे का अर्थ होता है खर्च होना। ए वे अर्थात जो कभी भी खर्च नहीं होता हो, जो कभी भी खर्च नहीं होता हो, अर्थात जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया आदि के अनुसार कभी भी परिवर्तित नहीं होता हो, सदैव एक ही समान बना रहता हो, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। हुई अव्यय की परिभाषा क्लियर कि जिन शब्दों का रूप लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक का, के, की, से, में, पर, द्वारा, क्रिया सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, काल वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिन शब्दों का रूप इन किसी के अनुसार भी परिवर्तित नहीं होता हो, सदैव एक समान बना रहता हो, उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। तो देखिए, अव्यय की परिभाषा क्या होती है। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होता हो, उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय जो शब्द है उसका रूप कभी भी बदलेगा नहीं, सदैव एक समान ही बना रहेगा। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला अव्यय आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय देखिए और समझिए। देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या होती है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हो उसको क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसके उदाहरण देखिए, इधर, उधर, तब, जब, कब, क्यों, कैसे, न, नहीं, मत, कर्म से। देखिए, इन शब्दों का रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, सदैव एक समान ही बना रहेगा। चाहे स्त्रीलिंग के साथ इसका प्रयोग करें, चाहे पुल्लिंग के साथ करें। जैसे कि रमेश इधर आओ, रमेश इधर आओ, अनीता इधर आओ, तुम सभी व्यक्ति इधर आओ। तो इन शब्दों का रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होने वाला, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। तो देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या होती है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। दूसरा अव्यय आता है संबंध बोधक अव्यय।
संबंध बोधक अव्यय। देखिए संबंध बोधक अव्यय कहाँ पर होता है? संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की अन्य पदों से संबंध बताने वाले शब्दों को कौन सा अव्यय कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा और सर्वनाम का अन्य पदों के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण देखिए, यहां, वहां, पास, दूर, बाहर, भीतर, बाहर, भीतर, कारण, वास्ते, आगे, पीछे आदि शब्दों को संबंध बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। देखिए ये शब्द जो है संज्ञा व सर्वनाम की अन्य पदों के साथ संबंध को व्यक्त करते हैं, इसलिए इन शब्दों को संबंध बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। तो संबंध बोधक अव्यय भी हमारा क्लियर हुआ। तीसरा अव्यय आता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, देखिए समुच्चय बोधक अव्यय कहाँ होता है? समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। ये जो समुच्चय शब्द होता है इसका अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात वे शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उनको समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि और, तथा, एवं, क्योंकि, किंतु, परंतु, अपितु, पर। देखिए ये जो शब्द हैं वो दो शब्दों को जोड़ेंगे या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे, इसलिए इन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे कि राम और श्याम जा रहे हैं, राम और श्याम। तो और शब्द क्या कर रहे हैं? राम को और श्याम को आपस में जोड़ रहा है, राम को और श्याम को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय में गिना जाएगा। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से दो शब्द या दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो हुआ समुच्चय बोधक अव्यय भी आपका क्लियर। अगला हमारा अव्यय आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, देखिए जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है विस्मयादि, यानी इस अव्यय में क्या होगा? विस्मय होगा, आश्चर्य होगा। विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या होगा? विस्मय होगा, आश्चर्य होगा। तो जहां पर विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, वहां पर विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो हुई विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा क्लियर कि जिन शब्दों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा और तिरस्कार को व्यक्त किया जाता है उन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण देखिए, जैसे हे, अरे, वह, ओह, ओहो, छी, किसी से घृणा करते वो शब्द इसमें आएगा, छी, तोबा, तोबा, उफ, उफ,
देखिए, जहां पर किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, जहां पर किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, वो शब्द भी विस्मयादि बोधक अव्यय में गिने जाते हैं। जैसे कि जीते रहो, खुश रहो, किसी की हौसला अफजाई जिन शब्दों से की जाती है, उन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय में गिना जाता है। अर्थात किसी को जब शाबाशी दी जाती है, वो शब्द भी इसमें ही आते हैं। जैसे कि शाबाश, शाबाश। तो इस प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय के ये उदाहरण है। तो देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा, जिन शब्दों से विस्मय, हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है खुशी, हर्ष, शोक यानी दुख, शोक, घृणा, तिरस्कार आदि को व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार इन शब्दों से कोई विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत गिना जाता है। तो देखिए हमारा जो अव्यय है वो आज कंप्लीट होता है। और अब हम पढ़ेंगे पद परिचय, यानी अपने एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को अपन हल करके यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए पद परिचय में जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि का पद परिचय हमें बताना होता है। तो शॉर्टकट में हमने ये सारी चीजें देखी हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, और अब हम पढ़ेंगे पद परिचय। देखिए पहला हमारा एग्जाम्पल है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त विद्यालय जा रहा है। चंद्रगुप्त विद्यालय जा रहा है। तो हम इस वाक्य का पद परिचय देखेंगे, इस वाक्य का पद परिचय देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रगुप्त का, उसके बाद में विद्यालय का, उसके बाद में जा रहा है का पद परिचय देखेंगे। देखिए ये जो हमारा वाक्य, ये जो हमारा वाक्य, इसमें चंद्रगुप्त क्या है? चंद्रगुप्त यहाँ पर क्या है? कर्ता। विद्यालय यहाँ पर क्या है? कर्म। और जा रहा है यहाँ पर क्या है? क्रिया। जा रहा है यहाँ पर क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त का पद परिचय देखिए। चंद्रगुप्त, देखिए चंद्रगुप्त इस वाक्य में क्या है? करता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चंद्रगुप्त इस वाक्य में क्या है? करता है। दूसरे नंबर आता है कि चंद्रगुप्त संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है। हम पढ़ चुके हैं कि जो नाम व्यक्ति विशेष का नाम होता है वो हमेशा संज्ञा में गिना जाता है, और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाता है। सभी का जो नाम विशेष है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? संज्ञा, और संज्ञा में कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हुआ इतना क्लियर? करता है, उसके बाद में संज्ञा है, संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में देखिए चंद्रगुप्त स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, तो यहां पर लिखा जाएगा पुल्लिंग। एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है, एक वचन। और साथ में किस क्रिया का करता है? जा रही क्रिया का ये क्या है? करता है। तो क्या होगा? जा रहा है क्रिया का क्या है? करता है। जा रहा है क्रिया का कर्ता। इस प्रकार से चंद्रगुप्त का पद परिचय लिखा जाएगा। हुआ चंद्रगुप्त का पद परिचय। एग्जाम में हमसे ये पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त का पद परिचय लिखो।
विद्यालय का लिखो, घर का लिखो, कोई क्रिया दे दी जाएगी उसका पद परिचय लिखो, जैसे जा रहा दे दिया उसका पद परिचय लिखवाइए। इस प्रकार से चंद्रगुप्त का पद परिचय लिखा जाएगा। इसके बाद में देखिए विद्यालय। विद्यालय इसमें कर्म है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्म। विद्यालय इसमें क्या है? कर्म है, तो हमने लिख दिया कर्म है। अब विद्यालय संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि मेरे विद्यालय को भी विद्यालय कहते हैं, आपके विद्यालय को भी विद्यालय, और किसी तीसरे के विद्यालय को भी विद्यालय ही कहा जाता है। प्रत्येक के विद्यालय को विद्यालय ही कहा जाएगा। इसलिए विद्यालय शब्द पूरी जाति विशेष का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन। विद्यालय एक वचन है। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की सबसे अच्छी ट्रिक है जानने की। जो शब्द दिया गया उसको स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करके देख लीजिए, पुल्लिंग के साथ प्रयोग करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि वो शब्द स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा। जैसे कि विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द को हम देखेंगे, जैसे विद्यालय अच्छा है, एक वाक्य ये, और विद्यालय अच्छी है, दूसरा वाक्य ये। शुद्ध कौन सा हुआ? विद्यालय अच्छा है, ये वाक्य शुद्ध हुआ, इसलिए विद्यालय शब्द किस में होगा? पुल्लिंग में होगा, पुल्लिंग। पुल्लिंग। और इसके बाद में कौन सी क्रिया का कर्म है? जा रही क्रिया का क्या है? कर्म। जा रहा है, सॉरी रहा है, ये क्रिया का कर्म है। हुआ इतना क्लियर? इस प्रकार से विद्यालय का पद परिचय लिखा जाएगा। अब देखिए क्रिया का पद परिचय। जा रहा है, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्रिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्रिया। कौन सी क्रिया? कर्म साथ है तो सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कर्म साथ होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो एकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर तो कर्म साथ है, तो हम क्या लिखेंगे? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, एक वचन। चंद्रगुप्त से पता लग रहा है कि क्रिया किस प्रकार की आई हुई है? एक वचन की आई हुई है। चंद्रगुप्त से क्या पता लग रहा है? कि क्रिया एक वचन की आई हुई है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक वचन। एक वचन। पुल्लिंग। चंद्रगुप्त पुल्लिंग है, तो क्रिया भी किसकी आ रही है? पुल्लिंग की आ रही है, तो पुल्लिंग लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद में कौन से काल में ये कार्य घटित हो रहा है? देखिए, वाक्य को समझिए। कौन से काल में वाक्य घटित हो रहा है? क्रिया घटित हो रही है। वर्तमान काल। जा रहा है, वर्तमान में जा रहा है, तो इस यहां पर क्या लिखेंगे? वर्तमान काल। वर्तमान काल। और किस कर्ता की क्रिया है? चंद्रगुप्त कर्ता की क्या है? क्रिया। चंद्रगुप्त कर्ता की क्रिया। इस प्रकार से जा रही का अर्थात किसी क्रिया का पद परिचय लिखा जाएगा। देखिए, वह लड़का बहुत ईमानदार है। वाक्य हमारा क्या है? वह लड़का बहुत ईमानदार है। सबसे पहले हम देखेंगे वह का पद परिचय। वह इसमें क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम?
पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में भी कौन सा, उत्तम पुरुष नहीं है, मध्यम पुरुष नहीं है, कौन सा, अन्य पुरुष है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में पुल्लिंग, वह लड़का पुल्लिंग है ना, तो यहां पर लिखा जाएगा पुल्लिंग, एक वचन, एक वचन। इसके बाद में है क्रिया का कर्ता, है क्रिया का कर्ता। तो इस प्रकार से वह शब्द का पद परिचय लिखा जाएगा। तो यहां पर कर्ता हो रहेगा, वही करता है, वह शब्द क्या है, करता है। दूसरा देखिए लड़का का पद परिचय, लड़का, लड़का भी इसमें करता है क्योंकि वह लड़का, पूरा ही देखिए वह लड़का, तो यहां पर सिर्फ लड़का का देखेंगे अपन, लड़का यहां पर क्या है, करता है, करता है। संज्ञा, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सभी लड़कों को लड़का ही कहा जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़का शब्द पूरी जाति विशेष का बोध करा रहा है। इसके बाद में एक वचन, एक वचन, पुल्लिंग, पुल्लिंग, और है क्रिया का कर्ता, है क्रिया का कर्ता। इस प्रकार से इनका पद परिचय लिखा जाएगा। अब देखिए बहुत का पद परिचय, बहुत और ईमानदार। देखिए बहुत का देखने से पहले एक बार ईमानदार को देख लीजिए। ईमानदार शब्द क्या है, ईमानदार शब्द विशेषण है, क्योंकि वह लड़का की विशेषता बता रहा है, कौन सा शब्द, ईमानदार शब्द, इसलिए ईमानदार शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। वे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, इसलिए ईमानदार क्या है, विशेषण है। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, परिविशेषण कहलाता है। ईमानदार कम है कि बहुत है, तो ईमानदार की विशेषता बता रहा है ना बहुत शब्द, कि कम है कि अधिक है कि बहुत है। तो इस प्रकार बहुत शब्द क्या होगा, परिविशेषण होगा। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को परिविशेषण कहा जाता है। इस प्रकार बहुत का पद परिचय होगा परिविशेषण, परिविशेषण होगा। और ईमानदार की विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इस प्रकार से बहुत शब्द का पद परिचय लिखा जाएगा। साथ में ये अव्यय भी है भाई, क्योंकि इसका रूप कभी नहीं बदलेगा, इसलिए ये अव्यय भी है। अब देखिए ईमानदार का पद परिचय, ईमानदार शब्द क्या है, ईमानदार शब्द विशेषण है, विशेषण है। कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। वाक्य के अनुसार पता लगेगा कि ईमानदार शब्द को स्त्रीलिंग में लिखेंगे कि पुल्लिंग में लिखेंगे। तो वह लड़का आया तो ईमानदार शब्द किस में लिखेंगे हम, पुल्लिंग में, पुल्लिंग। एक वचन, एक वचन। इस प्रकार से ईमानदार शब्द का पद परिचय लिखा जाएगा। और है यहां पर क्या है, क्रिया है, क्रिया है। और कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पद परिचय का क्वेश्चन आएगा और इस प्रकार से आपको उसको हल करना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और कल से हम अपने लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।